नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी और आज की क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके खुरासान अभियान के बारे में हम जानेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के खुरासान अभियान की अगर बात की जाए तो ये 1332 से लेकर 1332 और 33 ईस्वी में जो इसकी योजना बनाई जाती है और ये योजना किस तरीके से विफल होती है, जिसके बारे में हम जानेंगे। ये उसकी मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति का एक हिस्सा रहता है। तो खुरासान अभियान को जानने से पहले हम जो इसके बारे में जानेंगे, खुरासान किसे कहते हैं। खुरासान जो वर्तमान में जो ईरान का क्षेत्र है जहां फारस का साम्राज्य था, उसे खुरासान कहा जाता है। खुरासान पे विजय हासिल करने की जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो ये विश्व विजय का स्वप्न देखा गया था और भारत के अलावा अन्य प्रदेशों को जीतने का जो स्वप्न उसके द्वारा देखा, उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी भारत से बाहर भौगोलिक क्षेत्र जीतने की मंशा रखी गई, इच्छा रखी गई। तो खुरासान जो ईरान का क्षेत्र था उसे जीतने के बारे में इसके द्वारा योजना बनाएगी और अंततः वह योजना विफल रह जाती है। अब बात करते हैं खुरासान क्षेत्र कहाँ था, ये तो हमने जान लिया, ये ईरान का वर्तमान क्षेत्र। अब उस वक्त खुरासान में कौन शासक था, कौन शासन कर रहा था, वहाँ बात की जाए तो अब्बू सईद नाम का शासक जो शासन कर रहा था वह काफ़ी दुराचारी, विलासी और अत्याचारी था। वहाँ की जनता की अगर बात की जाए तो वहाँ की जनता उससे त्रस्त थी, दुखी थी और उसके शासन से प्रताड़ित थी, क्योंकि उसने जनता पर कई तरीके की यातनाएं उसके द्वारा दी जाती थी। उसी वक्त एक घटना घटित होती है जो अब्बू सईद का एक सरदार होता है जो अमीर अधिकारी होता है, जिसका नाम होता है चौगान सरदार है। चौगान सरदार, इसका एक सुंदर पुत्री होती है जिसे अब्बू सईद के द्वारा जो खुरासान का शासक होता है उसके द्वारा उससे विवाह करने की योजना बनाई जाती है और ज़बरदस्ती उससे विवाह करने का प्रयास किया जाता है। और उस चौगान सरदार की पुत्री को प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा क्या किया जाता है, अब्बू सईद के द्वारा उसकी जो चौगान सरदार उसकी हत्या करवा दी जाती है। अब इस हत्या करवाने के पश्चात क्या होता है, खुरासान में जो अराजकता व्याप्त हो जाती है और अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि वहाँ के जो अमीर अधिकारियों और वहाँ के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कई जगह विद्रोह कर दिए जाते हैं और अब्बू सईद के खिलाफ जो विद्रोह करने वाले अमीर अधिकारी उनके साथ अब्बू सईद द्वारा सख्ती के साथ उन विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जाता है। और उसी समय जो कुछ अमीर है, कुछ अधिकारी है, वो भारत चले आते हैं। भारत कहाँ थे, मोहम्मद बिन तुगलक के पास आ जाते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक को उकसाते हैं और खुरासान पर जो युद्ध आक्रमण करने के लिए इसे कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक इनकी बातों में आ जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खुरासान विजय का जो प्लान बना लिया जाता है, योजना बना ली जाती है। तो इस तरीके से जो खुरासान के अमीरों के द्वारा उसे जो उकसाने पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये अपनी जो एक सेना का गठन कर लिया जाता है और उसमें जो 3,70,000 सैनिक को जो अलग से सेना जो मूल सेना थी उसके अलावा जो इस सेना का गठन कर लिया जाता है और उन सैनिकों को अग्रिम पेशगी यानी वेतन का भुगतान 12 महीने के वेतन का भुगतान पहले ही कर दिया जाता है कि चलो भाई तुम्हें कहाँ चलना है, खुरासान चलना है वहाँ आक्रमण करने के लिए। और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा त्रिमेत्रिक संगठन बना लिया जाता है। त्रिमेत्रिक संगठन में कौन कौन से 3 आदमी, 3 मित्रों का जो संगठन बनाया गया खुरासान विजय के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया। इसमें पहला तो मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाता है। उसके बाद बात करते तरमाशरिन। ये तरमाशरिन कौन था, तो तरमाशरिन के बारे में बात करें तो तरमाशरिन जो मंगोल शासक था। कौन था, मंगोल शासक। ये मंगोल शासक था तरमाशरिन। इसको अपने जो संगठन में इनके द्वारा मिला लिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसके पास अपना दूत भेजा जाता है और खुरासान आक्रमण की योजना बनाई जाती है। तो तरमाशरिन के द्वारा सहयोग करने का यहाँ वादा किया जाता है। अब एक जोड़ लिया जाता है अल नासिर को। अल नासिर कौन है ये, अल नासिर की बात की जाए तो अल नासिर मिस्र का शासक है। कहाँ का, मिस्र का शासक।
जो मिस्र का शासक होता है, ये फारस का पड़ोसी होता है अल नासिर, इसको भी त्रिमात्रिक संगठन में सम्मिलित कर दिया जाए। इसके द्वारा भी सहमति जाहिर कर दी जाती है कि फारस पे आक्रमण किया जाएगा। तो इन तीनों राजाओं का संघ बन जाता है फारस पे आक्रमण करने के लिए, और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा योजना बनाई जाती है। 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया जाता है, 12 वर्ष का भुगतान कर दिया जाता है, और ये इनमें अनुबंध होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो ही सेना के साथ फारस पहुंचेगा, उसी वक्त तरमासिन और अल नासिर अपनी सेना सहित फारस पहुंचेंगे और साथ में मिलकर आक्रमण करेंगे, और इस आक्रमण से प्राप्त होने वाले राज्यों को आपस में ये बांट लेंगे और उस प्राप्त संपत्ति का भी आपस में बंटवारा कर लेंगे। ये समझौता इसमें होता है। लेकिन ये योजना अलाउद्दीन जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी असफल रहती है। जहाँ पे बात करें अबू सईद की, तो अबू सईद के जो विद्रोही लोग थे उनका अबू सईद के द्वारा जो सख्ती के साथ दमन किया जा रहा था, और वहाँ पे जो अराजकता और अव्यवस्था, राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई थी, उस राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव हो जाता है और राजनीतिक व्यवस्था पुनर्सही हो जाती है, और अबू सईद के द्वारा अपने विद्रोहियों पे जो सफलता हासिल कर ली जाती है और विद्रोहियों का दमन कर दिया जाता है और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना दिया जाता है। जब अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया जाता है और इस अभियान के बारे में उसे जानकारी मिलती है, तो जो अल नासिर है, अल नासिर मिस्र का शासक है, मैसिडोनिया जिसे कहते हैं, मैसिडोनिया का शासक है, वह अल नासिर है। अल नासिर के साथ अबू सईद का समझौता हो जाता है कि अबू सईद और अल नासिर में पुनः समझौता हो जाता है कि किसी तरह का अल नासिर के द्वारा आक्रमण नहीं किया जाएगा। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक और तरमासिन ये दो ही बच जाते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक को ये बातें पता चलती है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो खुरासान और भारत के मध्य का क्षेत्र है, और अपने अनुभव के द्वारा उसने इस योजना को त्यागा। उसने सोचा कि भारत से जो खुरासान हम जाएंगे तो बीच में जो बर्फीला क्षेत्र है उसे पार करते हुए वहाँ पे जाकर इस अभियान को सफल बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। बीच में बात की जाए तो खैबर, बोलन, जो टूची दर्रा है, वहाँ से निकलते हुए जो हिमालय पर्वतमाला है वहाँ की श्रृंखलाओं से जाते हुए उन दर्रों से गुजरना होगा और उन दर्रों पे उस समय जो अच्छी बर्फबारी हो रखी थी, और उसी वजह से उसकी सेना का वहाँ तक पहुँचकर इस अभियान को सफल बनाना मुश्किल हो सकता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी योजना को जो त्याग दिया जाता है, उसके अनुभव के द्वारा ये अनुभव किया जाता है उसके द्वारा कि ये योजना सफल होना काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी इस योजना को त्यागते हुए बुद्धिमत्ता का ही परिचय दिया गया, क्योंकि ये योजना सफल नहीं हो सकती थी। और इस तरह के अंततः मोहम्मद बिन की जो असफल योजनाओं में ये एक योजना भी असफलता में शामिल हो जाती है। जो खुरासान ईरान का अभियान है वह भी इसका असफल रहता है। जिस तरीके से मुद्रा परिवर्तन का जो इसका योजना थी वो भी असफल रहती है। राजधानी परिवर्तन की बात करें तो वो भी असफल रहती है, और विदेश नीति के दौरान जो खुरासान पर आक्रमण किया जाना था वह भी असफल हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने मोहम्मद बिन तुगलक, जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं उसके तहत जो तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमने खिलजी वंश को पढ़ा था, जो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक से पहले जो खिलजी वंश का शासन था वो हमने गए, और इससे पहले जो इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। आज मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये काफ़ी महत्वाकांक्षी और चर्चित शासक था। दिल्ली सल्तनत के तहत तुगलक वंश में इसका काफ़ी नाम था। उसके द्वारा जो बनाई गई नई नई योजनाएं और नए नए प्रयोग किए गए थे, उनके तहत जो एक विदेशी आक्रमण की जो योजना इसके द्वारा बनाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो खुरासान क्षेत्र है ईरान, उस पर आक्रमण करने की उस योजना में ये किस तरीके से असफल होता है उसके बारे में हमने जाना है। तो एक बार हम पुनः इसका रिवीजन करें, एक बार इसका दौरान करें, आपको ढंग से याद हो। ये जो क्वेश्चन है आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन निरंतर करते रहिए। कई विद्यार्थियों के द्वारा अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा अपने हाथों से लिखित नोट्स बना के मुझे उनकी फ़ोटो प्रति भेजी। उन्होंने शैक्षणिक ग्रुप है जो अपना
व्हाट्सएप उसके माध्यम से प्लेटफॉर्म पे वो अपने कार्य को मुझ तक पहुंचाते हैं और जिसे देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि उनके द्वारा बराबर जो निरंतर अच्छा प्रयास किया जाता है। तो अपन इसको एक बार दोहराते हैं। जो आज की क्लास अगर टॉपिक की बात करें तो कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक अपना था नहीं, तो इस छोटे से टॉपिक पे हमने चर्चा की है, समय का जो अभाव था उसकी वजह से। तो बात करते तो खुरासान ईरान का क्षेत्र था, वर्तमान ईरान जो देश है वहाँ का क्षेत्र था। और उसी समय है खुरासान पे जो 1332-33 ईस्वी में इसके द्वारा जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वहाँ उसे जीतने की योजना बनाई जाती है। अबू सईद वहाँ का शासक होता है और चौगान सरदार की पुत्री से विवाह करने के उद्देश्य से अबू सईद द्वारा उसकी पुत्र की उसकी चौगान सरदार की हत्या कर दी जाती है, जिससे वहाँ विद्रोह उठ खड़े होते हैं और वहाँ के अमीरों और अधिकारियों के द्वारा जो विद्रोह किए जाते हैं और कुछ अधिकारी और जो अमीर है वो भारत में आ जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को वहाँ की स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में बताते हैं और उसे उकसाते हैं वहाँ पे आक्रमण करने के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक उनकी बातों में आ जाता है और उसके द्वारा वह आक्रमण जो खुरासान पे आक्रमण करने का निश्चय कर लिया जाता है। उसी दौरान अब जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा त्रिमैत्रिक संगठन भी बना लिया जाता है। और त्रिमैत्रिक संगठन की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक उसमें एक तो स्वयं खुद होता है और तरमासरिन जो मंगोल का शासक है वह आधुनिक चीन क्षेत्र में जहाँ उसका शासन था उसे सम्मिलित कर लिया जाता है। एक अल नासिर जो मिस्र का शासक है उसे भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जो मिस्र का शासक होता है जिसे अलेक्जेंड्रिया कहते हैं, जो मैंने पीछे जो उल्लेख किया था मैसेडोनिया वो गलत कर दिया था। अगर मिस्र को वर्तमान में जो अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है, अलेक्जेंड्रिया का शासक है होता है अल नासिर। इन तीनों के द्वारा संगठन बनाया जाता है और अंततः उस संगठन में जो फूट पड़ जाती है और अल नासिर और अबू सईद में जो पुनः समझौता हो जाता है। जब ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलती है और उसके द्वारा जो आकलन किया जाता है कि ईरान और भारत के मध्य जो दूरी है और बर्फीला रास्ता उसे पार कर कर खुरासान है उसे जीतना काफ़ी मुश्किल होगा, तो उसके द्वारा अपनी योजना त्याग दी जाती है। और इस योजना के दौरान ही उसके द्वारा 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया था। 1 वर्ष का पेमेंट है जो सैलरी पहले दे दी गई थी और इस तरीके उसके द्वारा अपनी योजना को त्याग दिया जाता है। और कहते हैं इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि उसने अपनी जो इस योजना को त्याग कर बुद्धिमत्ता का ही परिचय दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया ये फैसला काफ़ी सही था। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो और किसी चीज़ को विस्तृत रूप से पूछना हो तो आप निश्चिंत रूप से पहुँच सकते हो। और बात करें तो अपना जो शैक्षणिक ग्रुप है ही व्हाट्सएप, उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और किसी चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हो या कुछ अलग जानना चाहते हो तो जो भी स्रोत होंगे, जो भी सोर्सों से होंगे उनके माध्यम से मैं आप तक वो जानकारी पहुंचा दूंगा। तो आप निरंतर पढ़ते रहिए मन लगाकर। अब हो सकता है कुछ समय पश्चात अपनी क्लासें जो निरंतर हो जाए। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन आता है कि कब से, और यही लग रहा है कि जल्दी निकट समय में जो कॉलेजें और स्कूलें खुल जाएगी। तो आप जो घर बैठे इस समय का सदुपयोग कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी है जो अपनी अध्ययन पुस्तिका है उसके माध्यम से अध्ययन कर रहे होंगे। जिन विद्यार्थियों के पास अध्ययन पुस्तिका नहीं है वो अपने विद्यालय से, महाविद्यालय से पुस्तिका जो कॉलेज से ले जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के जो अन्य अलग जो दूसरी विदेश नीतियाँ, कराची का अभियान रहता है चीन के आसपास, मंगोल का, उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके द्वारा किए गए नए परिवर्तन और उनके बारे में जानते हुए हम जल्दी ही मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।